हम जब फीचर बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं विच इज अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग, वहां पे हम क्या कर रहे थे, फीचर को सिंपली मैच कर रहे थे यूजिंग देयर डिफरेंस। हम केवल डिफरेंस कर रहे थे कि भाई हमारे जो बहुत सारे क्लासेस के हमने मशीन को ट्रेनिंग कराया हुआ था, उन सारे फीचर्स को हमारा जो टेस्ट इमेज आया है, टेस्ट क्लास इमेज जो है, उसके फीचर्स के साथ में क्या केवल डिफरेंस कर करके मैच कर रहे थे। तो ये मैचिंग का जो तरीका है वो प्रैक्टिकली कई बार अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि केवल डिफरेंस के बिहाफ पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कोई इमेज मैट्रिक्स के फॉर्म में उसमें कुछ इधर उधर रो और कॉलम शिफ्ट हो जाते हैं, तो डिफरेंस के बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन है वो जस्टिफाइड नहीं होता है। तो दो इमेजेस या दो अलग अलग इमेजेस को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप उसके फीचर्स को मैच करोगे, बट मैच करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। कि मैचिंग कैसे करना है, हमें क्लासेस को सेपरेट कैसे करोगे उनके, या दो डिफरेंट क्लासेस जो सेम क्लासेस है उनको मैच कैसे करोगे, और डिफरेंट क्लासेस को सेपरेट कैसे करोगे, इसके लिए अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड मेथड्स, सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड्स, ठीक है, फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, चलो अभी मैं कल वाला जो प्रोग्राम था, जो हमारा अनसुपरवाइज्ड एलेक्सनेट बेस्ड प्रोग्राम था, ये मैंने प्रोग्राम कुछ यहाँ तक का तो बता ही दिया था। यहाँ पे हमने पहले पाथ सेट किया। ये पाथ क्या है, इस पाथ में हमने इस डीप नेटवर्क जो है, ये डीप नेटवर्क नाम का एक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, ओके ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो एक हमारा डीप नेटवर्क नाम का फोल्डर है, उसी डीप नेट जिस पर्टिकुलर फोल्डर में हमारा कोड है ना, यहाँ पे कोड, ये डीप नेटवर्क कोड है। इस डीप नेटवर्क में मेरा ये यूके ट्रांसफर नाम का फाइल जो है, इधर मेरा कोड है, ठीक है। यूके ट्रांसफर जो लिखा हुआ है, इसके अंदर मेरा कोड है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, दिस इज माय कोड, ठीक है। इसको ओपन कर लिया अपने कोड को। जहां पे कोड है एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे, आप किसी भी लोकेशन पे नहीं, एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे हमने एक डाटा सेट नाम का फोल्डर बनाया। इस डाटा सेट नाम के फोल्डर में अलग अलग क्लासेस थी, ये सब मैं कल बता चुका हूँ। इस डाटा सेट नाम के फोल्डर के अंदर देयर आर डिफरेंट क्लासेस, आकांक्षा, आरिफ, दिव्या, एलिफेंट, रोहित, श्वेता एंड उत्सव। इन सभी क्लासेस के अंदर, इन सब के अंदर भी क्या है, इमेजेस हैं, ठीक है। जैसे आकांक्षा के अंदर इसके 5 इमेजेस हैं, ठीक है। आरिफ के अंदर भी इसकी 5 इमेजेस हैं। तो देयर आर डिफरेंट इमेजेस आर देयर, ओके। तो हर एक क्लास में कुछ इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस को मशीन को हमें लर्न करवाना है, और उसके बिहाफ पे फिर मशीन आगे प्रेडिक्शन करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो कोड है हमारा, इस कोड में उस पर्टिकुलर फोल्डर का फाइल लिया और उस फोल्डर की सारी इमेजेस को ट्रेन करवा दिया था, है ना, इमेज डाटा स्टोर कमांड के थ्रू। ये डायरेक्ट कमांड है जिससे उसकी सारी इमेजेस का पूरा की पूरा डाटा यहाँ पे स्टोर हो जाता है, फुल डाटा, ठीक है। कुछ छुट्टा नहीं है, सारा के सारा। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक फीचर्स नहीं, पूरा की पूरा इमेज का डाटा इस ट्रेन नाम के वेरिएबल में असाइन हो गया, ठीक है। और उसके पूरे डाटा के जो भी फोल्डर के नाम है वही उसके लेबल हो गए। फिर यहाँ से हमने एलेक्सनेट को डाउनलोड किया, है ना। ये ऑलरेडी डेवलप एलेक्सनेट जो है मैटलैब में लाने के सिंपल एक लाइन है, नेट इक्वल्स टू एलेक्सनेट लिखो, पूरा एलेक्सनेट जो है इस नेट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब इस नेट नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एलेक्सनेट को कॉल कर सकते हैं। तो एलेक्स नेट को कॉल करने के लिए हमने क्या किया कि भाई हमें तो अपना खुद का नेट जो एलेक्स नेट है उसको एज इट इज यूज नहीं करना था। एलेक्स नेट में इनपुट हमारे टाइप से लेने थे और आउटपुट भी हमारी क्लासेस के साथ। हमने 7 क्लासेस ली थी, तो यहाँ पे 7 क्लासेस के लिए ये वाला जो नेटवर्क है फुल्ली कनेक्टेड लेयर है एलेक्स नेट का, बट इसमें हमने केवल हमारे जो 7 ऑब्जेक्ट्स है उनको यहाँ पे रख दिया। तो ये यूके नेट जो है, ठीक है, ये 25 लेयर का एलेक्स नेट का ही कॉपी है, बट इसमें क्लासेस जो है वो हमारी डिफाइंड क्लासेस हो गई है, और इमेज का जो टाइप भी है वो हमारा डिफाइंड टाइप हो गया। बाकी वो है एलेक्स नेट ही, बट एलेक्स नेट का सारी लेयर्स एज इट इज यूज हो रही है। केवल क्लासेस जो है वो 1000 एलेक्स नेट में क्लासेस होती है, उसकी जगह 7 क्लासेस आ गई थी, और 150 साइज की हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पे आ गई थी। तो ये जो यूके नेट है दैट इज अवर नेटवर्क। अब हमने इसके बारे में ट्रेनिंग कैसे करा है, अभी तक तो हमने बस डाटा को इस ट्रेन नाम के फोल्डर में लिया है और नेटवर्क बनाया है। अब डाटा को ट्रेन करना, तो ये
इनबिल्ट कमांड है मैटलैब का, ये भी देखो बहुत सिंपल कमांड है, ट्रेनिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो पहले तो ट्रेनिंग के ऑप्शंस अपन सेट करते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग कराना है, और फिर ट्रेन नेटवर्क कमांड से नेटवर्क क्या हो जाता है, ट्रेन हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेन नेटवर्क करके कमांड होता है जिससे नेटवर्क क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, ट्रेंड होने का मतलब है कि जो उसको पहले नेटवर्क को इनिशियली ट्रेनिंग करा रहे हैं कि किसको क्या है क्लासिफाई करना है, वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, उसको हमने बहुत सारे इमेजेस बस इनपुट करा दिया, फीचर्स वो खुद से सेल्फ एक्सट्रैक्ट करेगा। हम देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो इमेजेस, जैसी इमेजेस थी वो सब एज इट इज उसको दे दी। ठीक है, इमेजेस के फीचर्स नहीं दिए, इमेजेस एज इट इज दे दी, ये इंटरनली फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे पहले तो ऑप्शंस देखो, तो ऑप्शन में मैक्स इपॉक्स लिखा हुआ है, एसजीडीएम लिखा हुआ है, 7 क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस है। ठीक है, और लर्निंग रेट कितना रखा है, 0.0001। ठीक है, तो लर्निंग रेट आप इसको कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको 001 करोगे तो लर्निंग कम होगी, 001 करोगे तो लर्निंग ज्यादा होगी, मतलब इसके आगे जितने जीरो लगाओगे उतना छोटे लेवल से वो लर्निंग करेगा। ठीक है, तो 0.0001 इज इनफ। ठीक है, तो अपन ने ये लर्निंग रेट रख दिया, आप इसको ज्यादा कम कर सकते हो। बस ये याद रखना कि इसको जितना कम करोगे, मतलब सॉरी जितना बड़ा वैल्यू रखोगे, लर्निंग रेट की वैल्यू जितनी बड़ी करोगे, है ना, इस 1 के आगे जितने जीरो कम रखोगे, ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी, लर्निंग रेट उतना कम हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग रेट का मतलब होता है कि इसके रिवर्स कर लो, बस इसको 1 डिवाइड कर लो। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक आने में इसको 1000 स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अगर मैंने यहाँ पे डबल जीरो लगा दिया तो 0 से लेकर 1 तक आने में केवल 100 स्टेप्स लगेंगे, मतलब 100 स्टेप्स में ये लर्निंग करवाएगा। 0.01 रखेंगे तो ये केवल 10 स्टेप्स में लर्न करवाएगा, और 0.1 करेंगे तो 10 स्टेप्स में लर्न करवाएगा, ये 100 स्टेप्स में, ये 1000 स्टेप्स में, और ये 1000 स्टेप्स में। ठीक है, 10,000 स्टेप्स में। तो इस तरीके से आपका लर्निंग रेट डिसाइड होता है। ठीक, 7 क्या है, क्लासेस है। इपॉक्स क्या होते हैं, इपॉक्स होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, epochs is a term used in machine learning and it indicates the number of passes of the entire training dataset the machine learning algorithm। ठीक है, मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कंप्लीट जितनी देर में होता है उसमें कितनी बार अपना डाटा पास होता है, एक पर्टिकुलर डाटा या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स पास होता है, वो इपॉक्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पासेस ऑफ द एंटायर ट्रेनिंग डाटा सेट। ठीक है, तो आपका जो पूरा की पूरा डाटा सेट है वो कितने टाइम पास होता है किसी नेटवर्क की लेयर से। ठीक है, जैसे ये एलेक्स नेट है, दिस इज माय एलेक्स नेट, तो इस पर्टिकुलर लेयर से या इस पर्टिकुलर लेयर से या इस पर्टिकुलर लेयर से किसी भी लेयर से डाटा सेट कितने टाइम्स पास होता है, दैट इज इपॉक्स। तो इपॉक्स नॉर्मली किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है कि 1000 में। वो एक बार सोने पे वो कई बार हजारों बार तो फिल्टर हो ही जाता है। ठीक है, तो इपॉक्स अगर हम 1 लेंगे तो आपका ये एक ही बार चलेगा। ठीक है, एक बार में जितनी लेयर्स है, मतलब ये पूरा के पूरा नेटवर्क जो है ना, इसको अगर मैं लूप मान लूं कि भाई एक बार यहाँ से यहाँ तक पास कर दिया, फिर इसको एक और बार पास किया तो 2 इपॉक्स, फिर एक और पास किया तो 3 इपॉक्स, मतलब इस पूरे लेयर्स को कितनी बार वो पास करेगा, वो इपॉक्स होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर किसी मेथड को हम एक बार करेंगे तो एक्यूरेसी अगर 95% आ रही है, 2 बार करने पे वो 97 हो जाएगी, 3 बार करने पे 99 हो जाएगी, 4 बार करने पे 99.99 हो जाएगी। तो इपॉक्स जितने ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, वो आपका लर्निंग उतना बेटर होगा। तो यहाँ पे मैक्स इपॉक्स लगा दिया, मतलब जितने पॉसिबल इपॉक्स है वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये केवल पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स हमने सेट किए और इस पर्टिकुलर कमांड में पास कर दिया, किसको, इन ट्रेनिंग पैरामीटर्स को या ट्रेनिंग ऑप्शंस को। और ट्रेन क्या है, ये हमारा डाटा है, इस ट्रेन में क्या आया, पूरा की पूरा जो भी हमारा डाटा है वो इस ट्रेन में आया। यूके नेट क्या है, हमारा नेटवर्क है, यहाँ पे हमने नेटवर्क बनाया, ये नेटवर्क है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज नेटवर्क डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन हुआ है। ठीक है, तो ये नेटवर्क डिजाइन हुआ है, इसके पहले ये तो है वो डाटा है। ठीक है, तो यूके नेट इज द नेटवर्क, ट्रेन इज द डाटा, पीटी इज द ट्रेनिंग ऑप्शंस। और इस तरीके से ट्रेन नेटवर्क हम करेंगे, ये कमांड ट्रेन नेटवर्क का यूज करेंगे और ट्रेनिंग कराएंगे।
ट्रेनिंग कराने के बाद में बस अब हमें क्या करना है, जैसे एलेक्सनेट में इमेज को अपन ब्राउज कर रहे थे, जैसे यहाँ पे भी इमेज को बस ब्राउज करो और डिटेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पे इमेज को ब्राउज किया, ये तो यूआई गेट फाइल में आपको सिखा ही चुका हूँ। ये फाइल का नाम या पाथ का नाम, पाथ के नाम को फाइल के नाम के साथ में स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट, str के मतलब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट है ना। तो ये पाथ के पीछे फाइल का नाम ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो उस पर्टिकुलर इमेज को ये रीड करके एक्स में लाएगा, एक्स इज अवर टेस्ट इमेज, ठीक है, और उसको क्लासिफाई करेगा इस ट्रेनिंग से। ये ट्रेनिंग कौन है, ये हमारा फाइनल ट्रेनिंग नेटवर्क बना, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज अवर फाइनल ट्रेनिंग नेटवर्क, उसमें इस इमेज को क्लासिफाई करेगा, शो करेगा, और स्ट्रिंग में क्या देगा, मतलब टाइटल, फिगर जो ये जो इमेज जो शो हो रही है, ठीक है, जो इमेज शो हो रही है उसके टाइटल में क्या लिखेगा, जो आउटपुट है उसको लिख देगा। हेलो, हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर ट्रेन नेटवर्क क्या है सर? ट्रेन नेटवर्क एक फंक्शन है मेटलेब का इनबिल्ट, ठीक है। ट्रेन नेटवर्क इज अ इनबिल्ट डिफाइंड फंक्शन जो क्या करता है, नेटवर्क को ट्रेन करता है, मतलब नेटवर्क पे ट्रेनिंग करता है ना। इस पे जैसे मैं बता देता हूँ, ये एलेक्सनेट है, ठीक है, इसमें इनपुट डाटा देना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी स्टेप्स को फॉलो करेगा। तो इसमें एलेक्सनेट को भी कैसे पता चलेगा कि किसको क्या बोलना है ना, मतलब ये एलिफेंट को एलिफेंट बोलना है या डॉग को डॉग बोलना है या मैंगो को मैंगो बोलना है। तो इसके लिए भी एलेक्सनेट को भी तो बताना पड़ेगा कि ये डॉग है, ये मैंगो है, ये एलिफेंट है ना। मतलब एक छोटा बच्चा जो होता है, उस छोटे बच्चे को हमें बताना पड़ता है ना कि दिस इज अ डॉग, दिस इज अ गाय एंड दिस इज अ मैंगो, दिस इज समथिंग। तो नेटवर्क भी ऐसे ही है। तो ये एलेक्सनेट कुछ उस टाइप की चीज है। पर देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो कि जब छोटा बच्चा कोई होता है, हम उसको कोई सिखा बताते हैं कि दिस इज अ डॉग, तो बच्चे ने उस डॉग के लिए अपने दिमाग में कुछ इमेजेस बनाई होगी। बट क्या हम बता सकते हैं कि बच्चे ने क्या इमेज बनाई होगी उस पर्टिकुलर डॉग के लिए, उसके दिमाग में क्या बना हुआ, मतलब वो अगला कोई भी दूसरा भी डॉग देखेगा तो वो पहचान लेगा, है ना। हाँ, आज मैंने यहाँ पे 2-4 डॉग दिखा दिए बच्चों को, तो वो फिर मार्केट में कहीं ले जाएंगे तो वो दूसरे डॉग भी पहचान लेगा कि दिस इज अ डॉग। बट वो कैसे पहचानते हैं, उसने कुछ ना कुछ उस डॉग के फीचर्स अपने ब्रेन में बनाए होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही होता है कि एलेक्सनेट भी एक ऐसा है जिसमें हम उसको इनिशियली तो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसको इनिशियली बता रहे हैं कि 5 इमेजेस दे रहे हैं आकांक्षा की, और बता रहे हैं कि दिस इज आकांक्षा। 5 इमेजेस दे रहे हैं उत्सव की और ये बता रहे हैं कि ये उत्सव है। 5 इमेजेस दे रहे हैं एलिफेंट की और बता रहे हैं कि ये एलिफेंट है, ठीक है। तो अपन एलेक्सनेट को 5-5 इमेजेस हर एक क्लास के दे रहे हैं, ठीक है, और उसको बता दे रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अब अगली बार उसी आकांक्षा की कोई दूसरी इमेज आई, मतलब जो अपन ने इमेजेस दी उसके अलावा और कोई सी भी इमेज आई या उसके सामने आकांक्षा आ गई तो वो पहचान लेगा, है ना। या उसके सामने उत्सव आ गया तो वो पहचान लेगा। तो वो नेटवर्क पहचान कैसे रहा है, क्योंकि उसके पास में प्रीवियसली उस चीज की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। हाँ, बट एलेक्स नेट ने जो मैंने उसको क्लास दिया था, सपोज करो एलिफेंट, तो एलिफेंट के उसने क्या फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए दैट वी डू नॉट नो। उसने अपने से सेल्फ उस एलिफेंट क्लास के फीचर एक्सट्रैक्ट किए और उसने पता कर लिया कि भाई ये फीचर्स हैं, उसने अपने से निकाले, है ना। उसको हमें नहीं पता कि वो लोकल बाइनरी पैटर्न निकाल रहा है, कि वो एजेस निकाल रहा है, कि कंट्रास्ट निकाल रहा है, कि ब्राइटनेस निकाल रहा है, वी डोंट नो। उसने सेल्फ फीचर्स निकाले, रख लिए, और उसको पता है कि ये फीचर्स इस एलिफेंट के हैं, ये फीचर उत्सव के हैं, ये फीचर आरिफ के हैं, ये फीचर आकांक्षा के हैं, ठीक है। तो वो कुछ खुद से निकाल के रख लिया है सारे फीचर्स। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ रही है बात। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बच्चे को भी अपन एक बार दिखा देते हैं, 2 बार दिखा देते हैं, किसी को 10 बार दिखाना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद में वो समझ में आ जाता है, उसको वो चीजों को आइडेंटिफाई करने लगता है, ठीक। तो एलेक्स नेट को भी ये एक बार अपन इसको क्या करवा देते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, तब जाके इसको समझ में आएगा कि किसको क्या बोलना है। ऐसे थोड़ी ना कि खुद से बस चालू हो गया बोलना कि बस ये एलिफेंट है, ये डॉग है। उसको पहले एक बार तो बताना पड़ेगा। डीप नेटवर्क और नॉर्मल नेटवर्क, सॉरी, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, है ना, या आप बोल सकते हो सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। डीप लर्निंग इज अनसुपरवाइज लर्निंग और मशीन लर्निंग जो है वो सुपरवाइज लर्निंग है। तो डीप लर्निंग में जो है यहाँ पे
अनसुपरवाइज्ड इसलिए बोल रहे हैं कि फीचर से खुद से निकालते हैं। केवल इतना ही अंतर है, केवल इतना अंतर है कि फीचर से खुद से निकाल रहा है, क्लासीफाई ये खुद से कर रहा है। जबकि जो मशीन लर्निंग है उसमें फीचर्स हम बता रहे हैं कि भाई इन फीचर्स के बिहाफ पे क्लासीफाई कर, ठीक है, और हम ही बता रहे हैं कि कैसे क्लासीफाई कर, ठीक है। मतलब मशीन लर्निंग वाली जो मेथड्स है उसमें हम बताते हैं कि कैसे क्लासीफाई करना है और किन फीचर्स के हिसाब से क्लासीफाई करना है। मतलब ये क्या हो गया कि हमने, जैसे एक छोटा बच्चा है उसने तो अपने दिमाग में क्या फीचर्स लिए थे हमें नहीं पता, है ना। हम जिस तरीके से किसी चीज को पहचानते हैं वो ये जरूरी नहीं कि वो भी उसी तरीके से पहचान, वो दूसरी तरीके से पहचान, ठीक है। बट फीचर्स जो है वो सेल्फ निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इस प्रोग्राम में ट्रेन नेटवर्क, तो इस नेटवर्क को हम ट्रेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो इमेजेस हैं, ट्रेन में जो इमेजेस हैं, ठीक है, वो ये यूके नेट को हम बता रहे हैं कि ट्रेन की इमेजेस जो है वो कौन सी इमेज किसकी है, क्योंकि इस ट्रेन में ही, इस पर्टिकुलर ट्रेन जो वेरिएबल इसमें डिफाइन है, लेबल, है ना। लेबल मतलब कि ये जो आकांक्षा नाम का फोल्डर है इसके अंदर जितनी भी इमेजेस है वो आकांक्षा की, आरिफ नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर जितनी भी इमेजेस है वो आरिफ की है, दिव्या नाम का फोल्डर है इसके अंदर जितनी भी इमेजेस है वो दिव्या की है। ये अपन ट्रेन नाम के वेरिएबल में डाल दिए और ट्रेन नाम के वेरिएबल को उस यूके नेटवर्क पे, है ना, ट्रेन नाम के वेरिएबल को इस यूके नेट पर हम क्या करा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जब ये हमारा जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग नाम का वेरिएबल बन रहा है, दिस इज अवर फाइनल ट्रेंड नेटवर्क। तो यूके नेट जो है वो अनट्रेंड नेटवर्क था, इसको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, ये अनट्रेंड था, है ना, इसको खुद की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। बट ये जो है वेरिएबल ट्रेनिंग, ठीक है, ये भी नेटवर्क है बट ये ट्रेंड है। अब ये क्लासिफाई कर लेगा, हम यूके नेट से सीधे क्लासिफाई करने जाएंगे तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो अनट्रेंड नेटवर्क तो है, बस उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। मतलब इसको मान लो कि ये न्यू बॉर्न बेबी है, इसको कुछ नहीं पता इस नेटवर्क को, ठीक है, यूके नेट को। बट जब हमने ट्रेनिंग करा दिया तो इसको ये 7 क्लासेस ही पता है, अभी भी इसको दुनिया में केवल ये 7 क्लासेस की ही ट्रेनिंग मिली है। तो इन 7 में से कुछ आएगा तो उनको आइडेंटिफाई कर लेगा, इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि सपोज करो रिवर आ गया, माउंटेन आ गया या कोई रोड आ गया, तो वो क्लासिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अपन हमें केवल अभी 7 क्लासेस ही रखी है। तो आप ये क्लासेस बढ़ा सकते हो, 1000 2000 कितनी भी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से इसकी ट्रेनिंग बार बार अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये है, टाइटल में जो भी हमारा आउटपुट है, आउटपुट क्या है, उसकी क्लास, वो क्लास बता देगा, ठीक है। तो ये हमारा कल वाला प्रोग्राम था, मैं इसको रन करता हूँ फिर से। ये रन किया हमने प्रोग्राम को, रन का बटन दबाते हैं यहाँ पे तो ये रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इमेज सिलेक्ट करने के लिए, इट इज टेकिंग सम टाइम। ओके, देखो अब ये पूछ रहे हैं, तो इनमें से मैं किसी को सिलेक्ट करता, सपोज करो इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ये मैं ही हूँ, हाँ, तो T2 को सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो अब चेक कर दे कि ये आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया। तो देखो यहाँ पे एक इमेज आया है और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है उत्सव, मतलब इसने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो पर्टिकुलर इमेज था वो किसका था, उत्सव का था, ठीक है। तो ये 7 क्लासेस जो हमने सिखाई है उन्हीं को आइडेंटिफाई करेगा, बाकी किसी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है। मतलब मैं इसको कोई नई इमेज दे दूंगा तो उसको क्लासिफाई नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर इसको आपको और क्लासेस जोड़नी है, और क्लासेस जोड़नी है तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो फोल्डर है डाटा सेट नाम का फोल्डर, इसमें एक एक फोल्डर बनाते जाना और उस उन फोल्डर्स के अंदर जो भी क्लास जोड़नी है उस क्लास का नाम वाला फोल्डर बनाना। सपोज करो मेरे को इसमें जोड़ना है मैंगो, तो मैं मैंगो नाम का यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा, तो वो फोल्डर एक क्लास बन जाएगा और उसके अंदर मैंगो की 5 इमेजेस रख दूंगा। बस उन 5 इमेजेस का साइज कितना रखना है मुझे, 150 150 साइज है ना, 150 रोज 150 कॉलम, और कलर इमेजेस है तो 3 फ्रेम्स, ठीक है। तो इसके अंदर 5 मैंगो की इमेजेस रख देंगे तो वो मैंगोस को क्लासिफाई करने लगेगा।
देख लेते हैं कुछ कहीं पे मैंगो की इमेजेस। चलो टाइगर रख देते हैं, है ना। टाइगर की मैंने 5 इमेजेस उसमें रख दिया। मतलब मुझे एक नई क्लास जोड़नी है, तो आप क्या करोगे, ये जो डाटा सेट डीप में डाटा सेट 1 फोल्डर है, इस डाटा सेट 1 फोल्डर में मैं एक नई क्लास टाइगर जोड़ देता हूँ। यहाँ पे रख दिया टाइगर नाम की इमेजेस, बट इन इमेजेस का साइज कितना करना पड़ेगा मुझे, 150 एक सेकंड देख लेता हूँ इन सब का साइज कितना है। 150 है ना। ठीक है, तो 150 के ही साइजेस है। ठीक है, तो ये टाइगर नाम का एक क्लास और जोड़ दिया था। अब हमारे पास टोटल 8 क्लासेस हो गई है। ठीक है, तो मुझे प्रोग्राम में कहाँ चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्राम में कहीं पे चेंज नहीं करना है, केवल ये जो ट्रेनिंग ऑप्शन में ये 7 की जगह क्या लिखना है, 8 लिखना है। ठीक है, और ये जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स है इसमें भी 7 की जगह क्या लिखना है, 8 लिखना है। तब ये 8 डिफरेंट क्लासेस में से आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि हमने इसको 8 क्लासेस सिखा दिए। ठीक है, अब ये 8 क्लासेस के लिए हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस जोड़ते जाओ, वो अपने हिसाब से कर लेगा। ठीक है ना। इसको रन करते हैं। ठीक है, अब वो अपन कहाँ पे थी वो इमेज, यहाँ से देखो मैंने इधर डाटा में से 5 इमेजेस ली थी। मैं डाटा के बाहर वाले इस टाइगर को चेक करते हैं, देखते हैं कि डीप नेटवर्क में वो क्लासिफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो देखो इसने क्लासिफाई कर लिया, जबकि ये टाइगर की इमेज वाज नॉट द पार्ट ऑफ योर डाटा सेट, डाटा सेट का पार्ट नहीं था। है ना, डाटा सेट में जो इमेजेस है, ये इस इमेज को ध्यान से देख लो टाइगर की। ठीक है, ये अलग है हमारे डाटा सेट में जो टाइगर की इमेजेस से, बिल्कुल इन सबसे अलग है ना। ये पहला इमेज है, ये दूसरा इमेज है, ये तीसरा इमेज है, ये चौथा इमेज है, और ये 5वां इमेज है। इन पांचों से वो इमेज अलग था, मगर फिर भी इसने क्लासिफाई कर लिया कि वो टाइगर है। ओके, तो इस तरीके से ये न्यूरल नेटवर्क सेल्फ फीचर निकाल के इमेजेस को क्लासिफाई कर लेता है। न्यूरल नेटवर्क की अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छे से क्लासिफाई करेगा। ठीक है, चलो तो ये न्यूरल नेटवर्क वाला आपका जो पहला प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ, और ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम पॉसिबल हो सकता था। मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट वे बताया कि आप न्यूरल नेटवर्क बेस्ड प्रोग्राम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, अभी केवल यहाँ पे ये केवल स्टार्टिंग है, और भी बहुत सारे वर्क हो सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो तो अब मैं स्टार्ट करूंगा आपका मशीन लर्निंग का नेक्स्ट लेवल, जिसमें अपन क्या करेंगे कि मशीन लर्निंग बेस्ड ही रिकॉग्निशन करने हैं। बट मशीन लर्निंग बेस्ड रिकॉग्निशन करने के लिए हमें जो है क्लासिफिकेशन जो है ना, उसको करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है उसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पीपीटी को बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आज हम सीखेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM बेस्ड इमेज क्लासिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग LBP एंड GLCM फीचर। LBP में बता चुका हूँ, लोकल बाइनरी पैटर्न होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि केवल LBP ही फीचर है ना। इमेज की स्क्यूनेस, इमेज की मैक्सिमम वैल्यू, इमेज का हिस्टोग्राम, इमेज की मिनिमम वैल्यूज, इमेज का मीन, इमेज का ग्रेडियंट, इमेज का स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरीथिंग इज अ फीचर ऑफ इमेज। इमेज की एजेस, ठीक है, मतलब फीचर्स अगर आप बात करते हो तो सब कई सारे लोगों ने कई सारे तरीकों से फीचर्स बनाए हैं। ठीक है, कई सारे लोगों ने कई सारे तरीके से फीचर्स बनाए हैं, तो उनमें से हम अभी अपने मेथड में LBP और GLCM यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो SVM क्या है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि SVM कोई फीचर्स नहीं है, SVM एक मेथड है किसकी, क्लासिफिकेशन की। लोकल बाइनरी पैटर्न एक फीचर है, GLCM इज अ फीचर।
वेरिएंस इज अ फीचर, मीन इज अ फीचर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ फीचर, ठीक है। लाइटनिंग, HSV, RGB, ये सब फीचर्स है, एजेस सब फीचर्स है, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स, कैटेगरी की फीचर्स के बहुत सारी कैटेगरीज है, बट SVM इज नॉट अ फीचर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। SVM कोई फीचर नहीं है, SVM एक मेथड है जिससे हम फीचर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, कि फीचर्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक यह था कि इमेज डाटा माइनिंग क्या होता है। इमेज डाटा माइनिंग का मतलब होता है कि फीचर्स के हिसाब से इमेजेस को कैटेगराइज करना। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरनल नॉलेज, डाटा रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस इमेजेस एंड वेरियस पैटर्न्स that are not explicitly stored in image, and many ideas from computer vision are used, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, माइनिंग डाटा, ठीक है। ये सब लर्निंग बेस्ड डाटाबेस एआई में सब जगह पे। माइनिंग मतलब क्या, माइनिंग समझ में आता है, माइनिंग नाम से समझ आता है कि फीचर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, इमेज के फीचर्स को निकालना और उसको एक स्टैंडर्डाइज टेबल में रख देना, स्टोर कर देना, दैट इज माइनिंग, ठीक है। तो इमेज की माइनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उसको हमें इंटरप्रेट करना है, हमारे कंप्यूटर के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज करवाना है कि उस इमेज में क्या क्या है, क्या चीज है, वो इमेज को आइडेंटिफाई करे, उसके सारी चीजें समझे, बताए, ठीक है। तो उसकी माइनिंग करना पड़ती है। माइनिंग इज नथिंग बट द एक्सट्रैक्शन ऑफ फीचर्स आउट ऑफ योर इमेज। और फीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो देखो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को अपन अच्छे से समझते हैं। एरो का डायरेक्शन ध्यान रखना। सबसे पहले इमेज डाटाबेस में बहुत सारी इमेजेस स्टोर्ड है, मान लो, ठीक है। देयर आर सो मेनी इमेजेस, है ना, कई कई अलग अलग टाइप की हो सकती है ना, उन सबको इमेजेस स्टोर्ड है। इमेजेस जो होती है वो नॉइजी हो सकती है, ठीक है, उनमें कुछ डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं। तो एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं इमेज प्री प्रोसेसिंग। इससे क्या होता है कि जो खराब क्वालिटी की इमेजेस हैं उसको अपन बेटर क्वालिटी की इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज, खराब इमेज को अच्छी इमेज में करने के लिए तो फिल्टर्स लगा दो, नॉइस फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। इरोजन एंड डायलेशन मेथड होती है, इरोजन एंड डायलेशन मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल फिल्टर्स, ठीक है। तो इस टाइप के और भी कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं, इरोजन, डायलेशन, नॉइस फिल्टर, है ना, मीडियन फिल्टर, ये सब, वाइनर फिल्टर, नॉइस फिल्टर, देयर आर सो मेनी फिल्टर्स। बट वो ये जितने भी फिल्टर है, वाइनर फिल्टर, मीडियन फिल्टर, नॉइस फिल्टर, इरोजन, डायलेशन, मॉर्फोलॉजिकल फिल्टर्स, ये सब के सब इमेज प्री प्रोसेसिंग, मतलब ये खराब इमेज को अच्छी इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। कोई खराब इमेज में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमारा पहला काम क्या है, खराब क्वालिटी, बेड क्वालिटी इमेज को गुड क्वालिटी इमेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। फॉर दैट व्हाट वी आर यूजिंग इमेज प्री प्रोसेसिंग, एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर डूइंग दैट। फॉर इमेज प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक। तो ये पहला स्टेप हो गया। अगर हम इमेज प्री प्रोसेसिंग कर लेंगे तो जो आउटपुट में इमेज आया उससे फीचर्स निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब फीचर्स कैसे निकालते हैं, फीचर्स जो है वो लोकल बाइनरी पैटर्न हो सकते हैं, एलबीपी हो सकता है, जीएलसीएम हो सकता है। जीएलसीएम क्या होता है अपन आगे देखेंगे। जीएलसीएम भी फीचर्स होते हैं, ग्रेडियंट्स फीचर होते हैं, मीन फीचर्स होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फीचर होते हैं, एजेस फीचर होते हैं, हिस्टोग्राम फीचर्स होते हैं, ठीक है। और हिस्टोग्राम मिनिमम मैक्सिमम फीचर्स होता है, स्क्यूनेस इज अ फीचर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपनी जो इमेज है वो स्पेस डोमेन में होती है, उसको अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दो। तो स्पेस डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, क्या, हिस्टोग्राम, यस सर। हाँ बता रहा हूँ हिस्टोग्राम क्या होता है। तो पहले अपन वो, मैं जो बता रहा था वो सुन लो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपकी जो इमेज होती है वो 2 डायमेंशन में होती है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन की इमेज को जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्पेस डोमेन। किस डोमेन में होता है, स्पेस डोमेन में। तो स्पेस डोमेन की इमेज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हो जाता है वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में discrete wavelet transformation, discrete cosine transform, DCT, DWT, ये जो मेथड्स होती है इससे भी हम इमेजेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म इमेजेस से फिर फीचर्स निकालते हैं, ठीक है। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम किसी भी पर्टिकुलर इमेज में जो पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, कौन सा पिक्सल कितने बार अपीयर हुआ है उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक मेरी इमेज है, इमेज
का सबसे छोटा पिक्सल 0 है, सबसे बड़ा पिक्सल 255 है, बट 0 से 255 के बीच में बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, है ना। 0 से लेकर 255 के बीच में बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर इमेज में कितने पिक्सल्स हैं? पिक्सल्स का हमें कौन सा पिक्सल कितनी बार है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम हिस्टोग्राम करते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या बताते हैं? कौन से पर्टिकुलर वैल्यू का पिक्सल पूरी इमेज में कितने बार आया, ठीक है। कौन से पर्टिकुलर वैल्यू का पिक्सल पूरी इमेज में कितनी बार आया, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। देखो मैं हिस्टोग्राम करके बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज है और बहुत जल्दी से समझ में भी आ जाएगी। मैं मैटलैब पे गया और मैंने यहाँ पे कोई इमेज लेते हैं। एक सेकंड में एक इमेज उठा के ला रहा हूँ। ये वाला इमेज, ठीक है। मैं इमेज दिखा रहा हूँ आप सभी को। इस इमेज को ध्यान से देख लो, ठीक है। आपने इस इमेज को देख लिया, इसमें ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, बहुत कम रेड कलर है, थोड़ा सा येलो कलर है ना। अलग अलग कलर की शेडिंग है, बट मैक्सिमम अपने को ब्लू दिख रहा है, व्हाइट भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, आपको पता है व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अच्छा, इस इमेज में ग्रीन बहुत कम है, ग्रीन है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है। इस इमेज के हिस्टोग्राम देखते हैं। ये जो मेरा इमेज है 1.jpg का है। मैं एक ए नाम का वेरिएबल लिया, आई एम रीड 1.jpg। इसको मैंने इमेज को रीड किया और मैंने इसको आई एम शो किया। ए में मेरा वो इमेज आया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। दिस इज माय इमेज, ठीक है। जो मैटलैब में मैंने रीड कर लिया है और मैटलैब में मैं शो कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके हिस्टोग्राम देखता हूँ, ठीक है। इस इमेज के मैं हिस्टोग्राम देखता हूँ, तो पहले मैं इसके रेड, ग्रीन और ब्लू फ्रेम को अलग कर लेता हूँ, ठीक। इसके रेड, ग्रीन और ब्लू फ्रेम को अलग कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी कलर इमेज थ्री थ्री मैट्रिक्स होता है ना, 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स होता है। मैं इसका साइज अगर दिखूंगा आपको, साइज देखते हैं अपन इस इमेज का, तो कितना है, 960 रो है, 1280 कॉलम्स हैं और 3 फ्रेम है। 3 फ्रेम कौन सी, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो मैं इसकी रेड फ्रेम को अलग करता हूँ, ठीक है। रेड फ्रेम इमेज किस में है, ए में है, ठीक है। कौन सी फ्रेम चाहिए मुझे, रेड फ्रेम चाहिए। इसके रो सारे चाहिए, तो ऑल रो के लिए ये सब लिखेंगे, कॉलन कॉमा ऑल रो, ऑल कॉलम, पहला फ्रेम इज रेड, फिर ग्रीन, ए का ऑल रो, ऑल कॉलम एंड सेकेंड फ्रेम इज माई ग्रीन, फिर ब्लू, ए का ऑल रोज, ऑल कॉलम एंड थर्ड फ्रेम इज माई ब्लू। तो मैंने रेड, ग्रीन और ब्लू अलग कर लिया। रेड इसका उसी पर्टिकुलर इमेज का रेड अलग है, ग्रीन अलग है, ब्लू अलग है, ठीक है। हम चेक करते हैं। आई एम शो करता हूं मैं रेड को, तो ये उस इमेज का रेड एलिमेंट है, ये रेड एलिमेंट है, ठीक। इसका ग्रीन देखते हैं, उस पर्टिकुलर इमेज का ग्रीन, ये उस इमेज का, सॉरी मैंने ब्लू डाल दिया, ये ब्लू इमेज है ना, ये उस इमेज का ब्लू पार्ट है। देखो बहुत ज्यादा व्हाइट दिख रहा है, बहुत ज्यादा व्हाइट दिख रहा है, मतलब इसमें ब्लू भर भर के है, बहुत ज्यादा ब्लू। अब इसका ग्रीन डालते हैं जी। देखो ये इमेज में बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है, मतलब ग्रीन इसमें बहुत कम है। तो जितना ज्यादा काला दिखेगा ग्रीन फ्रेम अगर काला दिख रहा है, और जहां जहां काला दिख रहा है मतलब वहां पे ग्रीन एलिमेंट है ही नहीं, और जहां व्हाइट दिख रहा है वहां पे ग्रीन एलिमेंट है, ठीक है। जहां व्हाइट दिख रहा है वहां पे ग्रीन एलिमेंट है, जहां पे ब्लैक दिख रहा है वहां पे ग्रीन एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे ब्लू वाले को देखोगे, ब्लू वाले फ्रेम को देखोगे, तो इसमें
अलग ही दिख रहा है कि बहुत सारी जगह पे व्हाइट दिख रहा है, मतलब इसमें ब्लू मैक्सिमम अधिकतर जगह पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आपने इमेज को भी देखा था, उसमें ग्रीन नहीं था, बट थोड़ा बोड़ा दिख रहा था क्योंकि व्हाइट है, तो व्हाइट के लिए ग्रीन एलिमेंट भी मिक्स हो जाते हैं ना, व्हाइट के लिए रेड ग्रीन ब्लू तीनों लगते हैं। तो मैं इन सबको एक साथ देखता हूँ, सब प्लॉट। 2 to 1 आई एम शो। आपका ओरिजिनल इमेज किसमें था, ए में था। ये तो आखिरी वाले में ब्लू दिखा रहे हैं 2 to 4 में, उसके बाद में ये ग्रीन दिखा रहे हैं 2 to 3 में, उसके बाद में रेड एलिमेंट दिखा रहे हैं 2 to 2 में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखो, दिस इज माई ओरिजिनल इमेज, दिस इज माई ओरिजिनल इमेज। ये उसके रेड एलिमेंट है, ये उसके ग्रीन एलिमेंट है, और ये उसके ब्लू एलिमेंट है। देखो ब्लू बहुत ज्यादा व्हाइटिश दिख रहा है, इवन रेड में भी इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे तो यू आर गेटिंग व्हाइट, मतलब यहाँ पे रेड है। और इस पर्टिकुलर एरिया में देखो ब्लू नहीं है क्योंकि वहां पे रेड है। और इस पर्टिकुलर एरिया में है ना, ये ग्रीन एलिमेंट तो है ही नहीं, इवन इस पर्टिकुलर एरिया में ग्रीन बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। और यहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ग्रीन व्हाइट बनाने के लिए ग्रीन लगता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इमेज, ये इसका रेड फ्रेम, ये ग्रीन फ्रेम, ये ब्लू फ्रेम। अब इनके हिस्टोग्राम देखते हैं। सीएलसी क्या, मैंने आई एम हिस्ट कमांड होती है, आई एम हिस्ट। और इस पे मैं क्या कर देता हूँ, कौन सा रेड को डाल देता हूँ, एक सेकंड। ये आई एम हिस्ट में रेड। तो ये क्या सिखा रहा है, ये देखो कि रेड जो है, रेड कलर जो है ना, उसके एलिमेंट्स किस हिसाब से, मतलब देखो ये जीरो जीरो वैल्यू वाला उस पर्टिकुलर रेड में बहुत कम था, बट यहाँ से दिख रहा है कि 50 वैल्यू वाले पिक्सल, 50 वैल्यू वाले रेड पिक्सल उस इमेज में 4000 बार थे। 100 वैल्यू वाले पिक्सल्स भी कुछ 4000 बार थे। और जैसे ये कुछ होगा, सपोज करो ये 10 है ना, ये 0 है, ये 50 है, ये 10 होगा। 10 वैल्यू वाले रेड पिक्सल 16000 बार है। इवन 255 वैल्यू वाले पिक्सल भी कुछ 16000 वाले, 255 वाले 12000 बार। तो कितने बार वो पिक्सल्स आए हैं ये रेड से, तो रेड में समझ में आ गया, रेड एक तरीके के। अब मैं ग्रीन का दिखाऊंगा तो ग्रीन में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर इमेज में ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन का जब हिस्टोग्राम देखेंगे तो देखो ये ग्रीन है ही नहीं, है ना, ग्रीन की वैल्यूज ही बहुत कम है, थोड़ी मोड़ी है, जीरो वैल्यू वाले बहुत ज्यादा है ग्रीन, और अपर हाई वैल्यू वाला ग्रीन है ही नहीं। ये देखो ग्राफ छोटे छोटे हैं, तो इससे कलर कितना कितना है ये हिस्टोग्राम में दिखता है। ये हिस्टोग्राम, दिस इज हिस्टोग्राम, ओके। और ब्लू में देखोगे तो बहुत ज्यादा आएंगे। Yes, sir. अगर हम ब्लू को देखेंगे तो ब्लू का हिस्टोग्राम देखो, हाई वैल्यू वाले ब्लू, ये 250 और हाई वैल्यू वाले 10⁴ है ना, 10⁴ मतलब 10,000 की रेंज में बहुत ज्यादा है। तो वी आर गेटिंग ब्लू, मैक्सिमम ब्लू जो है वो हाई रेटिंग, हाई वैल्यूज वाले, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिस्टोग्राम देखते हैं ना, देयर आर सो मेनी फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं इमेज के। हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, इसलिए मैंने इसको इतना एम्फेसाइज करके बता दिया, ठीक है। LBP, GLCM, ग्रेडियंट मीन, देयर आर सो मेनी फीचर्स। तो हाँ, हम कहाँ पे थे कि भाई इमेज होती है, इमेज का डाटाबेस होता है, इमेजेस को पहले अपन बेड क्वालिटी इमेजेस को गुड क्वालिटी इमेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड होती है। फिर उसके बाद में हम फीचर्स को निकालते हैं। फीचर्स को या तो हम स्पेस डोमेन में ही निकाले, इमेज की डोमेन चेंज नहीं करे, स्पेस डोमेन में तो स्पेस डोमेन में ही निकाले, लोकल बाइनरी पैटर्न, GLCM, ग्रेडियंट मीन वगैरह वगैरह, हिस्टोग्राम वगैरह। बट एक और हमारे पास ऑप्शन है फीचर्स निकालने का कि हम इमेज को ट्रांसफॉर्म करें, इमेज को ट्रांसफॉर्म करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मतलब DWT या डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म लें, और फिर उसके साथ से फीचर्स निकालें। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट द फीचर्स, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम कौन से ले रहे हैं। उसके बाद में जब फीचर्स निकल गए तो इसी को बोलते हैं इमेज माइनिंग, ठीक है।
ये सारे इमेजेस जो भी फीचर्स है उसको एक टेबल के फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो माइनिंग करें, इमेज के फीचर्स को निकालें, ठीक है, इमेज की क्या माइनिंग होगी। अब माइनिंग भी कर लिया, फीचर्स भी निकाले, अब हमारा काम है क्लासिफाई करना, ठीक है। क्लासिफाई करना मतलब ये जो हमारी इमेजेस थी डाटाबेस में वो तो थी, अब हमने कोई नई इमेज निकाली, नई टेस्ट इमेज ली, उस टेस्ट इमेज के लिए भी ये सारे फीचर्स अप्लाई किए, ठीक है, और उनके भी फीचर्स निकाले। तो ये मेथड से एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, नाइव बाय, नहीं न्यू बेस या नियरेस्ट नेबर, ऐसी अलग अलग मेथड्स होती हैं, ठीक है। ये जो मेथड्स है ये क्लासिफिकेशन के लिए काम आती है। मतलब अब वो जो क्लास हमने फीचर्स तो निकाल लिए, तो क्लासेस के जो फीचर्स हैं उनको क्लासिफाई कैसे करें, उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये फीचर इस कैटेगरी के हैं, ये फीचर उस कैटेगरी के हैं, मतलब फीचर्स को हम इंटरप्रेट के आइसोलेट कैसे करें, कौन सा फीचर किसका है, इसके लिए मेथड्स होती है एसवीएम और न्यू बेस्ड और नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। जब ये क्लासिफिकेशन मेथड लगा देंगे तो हमें नॉलेज मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन का एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि डिफरेंस कर दो, है ना। हमारे डाटाबेस की इमेजेस के फीचर्स को कंपेयर करना है हमें अपने टेस्ट इमेज के फीचर के साथ में, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट इमेज के फीचर निकालो, डाटाबेस की इमेजेस के फीचर्स निकालो, और डाटाबेस की इमेजेस के फीचर के साथ में कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, माइनस कर लो, पहले में ए में से बी को माइनस कर लो, है ना। अगर आपको बोलूं कि मैं कंपेयर करो तो आप कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर करने का सबसे सबसे सिंपल तरीका तो यही, माइनस कर ले। मतलब मैं अगर बोलूं कि 7 को 4 से कंपेयर करो तो कैसे करेंगे, 7 में से 4 को माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा पॉजिटिव आया मतलब नंबर बड़ा है, ठीक है। अगर 7 को 9 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो 7 में से 9 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो पता चल जाएगा 7 छोटा है। 7 को 7 से ही कंपेयर करें, 7 में से 7 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, पता चल जाएगा इक्वल है। तो माइनस करना एक तरीका होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, बट वो सबसे लेस इफेक्टिव होता है, सबसे सिंपल तो होता है और सबसे कम इफेक्टिव होता है, उसमें कई बार फॉल्स क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था उसमें हमने क्लासिफिकेशन करने के लिए केवल फीचर्स को माइनस किया था, इसलिए उसकी एक्यूरेसी बहुत कम थी, उसकी एक्यूरेसी को 70-75% ही आ रही थी। हम फीचर्स निकाल रहे थे उसमें भी, बट उसके हमने क्लासिफिकेशन करने के लिए केवल केवल क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। आज मैं सिखाऊंगा कि एसवीएम का यूज कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं फीचर्स, तो ये मैं बता दिया हूँ, है ना। आइगन वैल्यूज, आइगन मैट्रिक्स भी एक फीचर्स होते हैं ना, हम जो मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, आइगन वैल्यूज, आइगन फीचर्स, ठीक है, मीन वैल्यू वेरिएंस। अच्छा, जीएलसीएम का फुल फॉर्म होता है ग्रे लेवल कोऑक्रेंस मैट्रिक्स, ठीक है। आइगन वैल्यूज आप लोगों ने सुना होगा, या हम जब मैथमेटिक्स का पेपर देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आइगन वैल्यूज निकालना है मैट्रिक्स में, बट क्यों निकालते थे, उसका कुछ यूज है क्या, है ना। तो उसका यूज यहाँ पे समझना है। आइगन वैल्यूज की जो खासियत होती है बहुत ज्यादा स्पेशल होती है, वो ये होती है कि अगर मेरे पास में कोई इमेज है ना, और हमें सभी को पता है कि इमेज जब कंप्यूटर में रीड करते हैं तो वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रीड होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जैसे ही इमेज को रीड किया वो मैट्रिक्स बन गया। उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है, मतलब उस पर्टिकुलर इमेज की जो आइगन वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती। चेंज नहीं होने का मतलब है कि उस इमेज को मैं कंप्रेस कर दूं या सप्रेस कर दूं या उसको मैं कम्युनिकेट कर दूं, उसमें नॉइस मिल जाए, डिस्टॉर्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मगर उसके आइगन वैल्यूज क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। मतलब उसमें लीनियर चेंजेस जब भी हम करेंगे तो उसके आइगन वैल्यूज कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे फीचर है जो बहुत ज्यादा रिजिड है, मतलब इमेज के ये फीचर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज नहीं होते आइगन वैल्यूज। तो इसको भी अपन एनालाइज करते हैं। एजेस को, रीजेस, रीजेस क्या होती है, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना उसमें जो लाइनें बनी होती है वो रीजेस होती है, ठीक। क्रिप्ट भी होते हैं एक फीचर, आइरिस जो होते हैं, आइरिस के अंदर वो बोलते हैं ना आइरिस बेस्ड क्लासिफिकेशन, तो आइरिस में जो क्रिप्ट होते हैं, मतलब उसमें जो लाइंस होती है उनको क्रिप्ट बोलते हैं। फिंगरप्रिंट में जो लाइंस होती है उनको रीजेस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं, कुछ हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, वैसे हजारों टाइप के फीचर्स होते हैं। लोकल बाइनरी पैटर्न आई थिंक मैं पहले बता चुका हूँ, लोकल बाइनरी पैटर्न पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, तो फिर से बताने का कोई सेंस बनता नहीं है, बट फटाफट देख लेते हैं कि ये एक इमेज है, ठीक है। ये इमेज का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, इमेज बहुत बड़ी होती है, उसका एक छोटा सा 3x3 का मैंने पार्ट अलग किया, ठीक है।
तो उसका जो बीच वाला नंबर है ना, ऐसे बहुत सारे पार्ट डाले होंगे कि जो सेंटर वाला नंबर है उससे उसके सराउंडिंग सभी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। उसके सराउंडिंग सभी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर माइनस करने पे नेगेटिव आता है तो उसको 1 लिख देते हैं। जैसे 4 में से 5 को माइनस किया तो आंसर नेगेटिव आया तो उसकी जगह पे 1 लिख देंगे। आंसर अगर पॉजिटिव आया तो 0 लिख देंगे। जैसे 4 में से 1 को माइनस किया तो पॉजिटिव आया तो क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइनस कर करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो दिस इज लोकल बाइनरी पैटर्न। ये मैं पिछली बार बता चुका हूँ तो मैं खुद से पूरा नहीं बता रहा हूँ। ये जीएलसीएम है। जीएलसीएम इज अ हिस्टोग्राम ऑफ co-occurrence gray scale values at a given offset over an image। ठीक है, तो जीएलसीएम क्या है, co-occurrence ग्रे स्केल वैल्यूज है। ठीक है, co-occurrence ग्रे स्केल वैल्यू कैसे होती है मैं बताऊंगा। अगर इसकी थ्योरी पढ़ लो क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। जीएलसीएम क्या होता है, ग्रे लेवल को-ऑकरेंस मैट्रिक्स होती है। इससे हम क्या क्या एग्जामिन कर सकते हैं, कंट्रास्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, कोरिलेशन को एग्जामिन कर सकते हैं, एनर्जी को एग्जामिन कर सकते हैं और होमोजेनिटी को एग्जामिन कर सकते हैं। ये 4 पैरामीटर्स होते हैं जो इस जीएलसीएम के फीचर्स होते हैं, इससे एग्जामिन होते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट मतलब, अच्छा कंट्रास्ट आप लोगों ने सुना होगा कई बार, समझा है क्या कंट्रास्ट बढ़ाने से क्या होता है? अच्छा, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में कुछ अंतर होता है, अलग अलग बटन क्यों होते हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। तो आप लोग जब टीवी में ब्राइटनेस बढ़ाओगे ना तो उसका व्हाइट एलिमेंट मतलब पूरा टीवी का कुछ भी कलर होगा वो बढ़ता ही जाएगा, है ना। ब्लैक भी बढ़ेगा, ग्रीन भी, सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो ब्राइटनेस मतलब सब कुछ बढ़ाना। बट कंट्रास्ट ये नहीं होता। कंट्रास्ट का मतलब होता है जो ब्लैक पार्ट है उसको कम करना और जो व्हाइट पार्ट है उसको बढ़ाना, तो डिफरेंस को ज्यादा करना, दैट इज कंट्रास्ट। ठीक है, मतलब अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखोगे जब कंट्रास्ट बढ़ाते हो ना तो ब्लैक और ब्लैक हो जाएगा और व्हाइट और व्हाइट हो जाएगा, तो उनके बीच में क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। तो कंट्रास्ट से क्लैरिटी मिल जाती है हमें। ठीक है, जहाँ पे क्लैरिटी, अगर आपको चीजों को और क्लियर करना है तो आप कंट्रास्ट करो। बट आपको पूरी इमेज ही धुंधली दिख रही है, मतलब कलर कम दिख रहा है, लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, तो आप ब्राइटनेस बढ़ाओ। ठीक है, कोरिलेशन, कोरिलेशन मतलब आपस में कोरिलेट करना है, मैचिंग करते हैं। ठीक है, कोरिलेशन इज नथिंग बट द मैचिंग। ठीक है, पिक्सल के पेयर को मैचिंग करते हैं। एनर्जी, एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एनर्जी डिफाइन करता है कि किसी पर्टिकुलर इमेज के पार्ट की एनर्जी अगर ज्यादा है मतलब इमेज में व्हाइट एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है, होमोजेनिटी, जो क्लोजनेस ऑफ डिस्टर्बेंस मतलब किसी इमेज में जो चेंजेस है, या डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि एजेस जो होते हैं ना आपके, जो जहाँ पे चेंज होता है ना, एजेस वही एरिया होते हैं इमेज की जहाँ पे आपका कलर चेंज हो रहा है, पिक्सल में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज होमोजेनिटी। तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसके लिए होमोजेनिटी। तो जीएलसीएम आर द कलेक्शन ऑफ दिस कोर फीचर्स। कैसे निकलता है मैं बता दे रहा हूँ इसके बाद वाली स्लाइड में। बट जीएलसीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ये निकालने का तरीका सिंपल है, ये समझ लेते हैं कि ये 4x4 का एक इमेज का एक सेगमेंट मान लेते हैं। बहुत बड़ी इमेज थी, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है ना, 4x4 का। तो इसके जीएलसीएम फीचर क्या है? ठीक, जीएलसीएम फीचर का सबसे पहले अलग अलग, जैसे ये 0 1 2 है ना, ये इस टाइप से लिखा हुआ है। पहली रो को देखो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो ये जीएलसीएम 1 है ना। जीएलसीएम 1 मतलब अभी अपन इसका कोरिलेशन वाले निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये जो है अपन जब हॉरिजॉन्टली पेयर को देखते हैं, हॉरिजॉन्टली जब पेयर को देख रहे हैं तो ये जीएलसीएम फीचर नंबर 1। फिर एक बार ऐसे वाले पेयर देखना है आप, ये ऐसे, ये 0 है और ये 1 है, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल जब पैटर्न को देखोगे, ये डायगोनल पेयर। ठीक है, तो ये फीचर नंबर 2। एक सेकंड में ना वो ले लेता हूँ। तो जब मैं इस टाइप से पेयरिंग करूंगा, ठीक है, तो ये जीएलसीएम का फीचर नंबर 1 निकलता है इससे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पेयरिंग के हिसाब से सोचूंगा। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि यही,
जितने भी कॉम्बिनेशन है इन दोनों को भी हॉरिजॉन्टली बस मैचिंग करना है। एक बार इस टाइप से डायगोनल मैचिंग जब करते हैं तो फीचर नंबर 2 निकलते हैं। ऐसे भी 16 पैटर्न बने हैं यहाँ पे। एक बार वर्टिकल पेयरिंग करते हैं इसी, तो फीचर नंबर 3 निकालते हैं। और एक बार ये अभी ये वाला इस डायगोनल में करा था ना, इस डायगोनल में, अब एक बार ये वाला डायगोनल में, ये वाला डायगोनल में करेंगे तो फीचर नंबर 4 निकलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली पेयरिंग के हिसाब से जीएलसीएम फीचर क्या बनेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इस पेयरिंग से जो जीएलसीएम फीचर निकलते हैं, इन फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? एक सेकंड, ये पीछे लाइट चेंज नहीं हो रहा है। इन फीचर्स को हम बोलते हैं, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। इन फीचर्स जो हॉरिजॉन्टली होते हैं इनको हम बोलते हैं कोरिलेशन फीचर्स। ठीक है, कौन से बोलते हैं? कोरिलेशन। एक होमोजीनियस फीचर थे, एक कोरिलेशन फीचर थे, और दो कोई से थे, उनके नाम मैं भी भूल गया, पीछे वाली स्लाइड में था। ये हैंग हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो चलो अभी इसको ये वाले देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल के। ये जो 2 आया है, ये टू कैसे आया? तो 2 लाने के लिए क्या करना है, आपको सारे वो पेयर देखने हैं जो 0 0 है, मतलब रो भी 0 है, कॉलम भी 0 0 0 स्ट्रेट में। देखो ये तो 0 से 1 हो रहा है, ये 1 से 0 हो रहा है, ये 0 से 2 हो रहा है, 0 से 2, 0 1 से 1। बस ये एक जगह है पे जहाँ पे 0 से 0 हो रहा था, और ये दूसरी बार है 0 से 0। तो जहाँ पे 0 से 0 चेंज हुआ है वो कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर ये 1 कैसे आया? ये वो सारी पोजीशन है जहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो वो सारे चेंजेस देखने हैं मुझे जहाँ पे 0 से 1 चेंज हो रहा है। ये 0 से 1 चेंजेस अपने को ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, 0 से 1 वाले कितने हैं ये हमें देखने हैं। ठीक है, तो 0 से 1 वाला एक तो ये है, और कहीं पे 0 से 1, 1 से 0 हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है? बिल्कुल नहीं, केवल पूरे इसमें 0 से 1 एक ही बार हुआ है, तो ये एक यहाँ पे इसलिए 1 लिख दिया। फिर उसके बाद में ये 3 लाने के लिए, 3 मतलब 0 से 2 कितनी बार हो रहा है? तो देखो 0 से 2 एक बार, 0 से 2 2 बार, और 0 से 2 3 बार। तो 0 से 2 3 बार चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पे 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 0 से 4, 0 से 4 कहीं चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये कैसे बना ये आपको समझ में आ गया है ना? ये हॉरिजॉन्टली पेयरिंग कर करके चेक करें। उसके बाद में ये 2 कैसे आया? ये 1 से 0 कितनी बार हुआ? 1 से 0, तो देखो 1 से 0 एक बार, और 1 से 0 2 बार। तो 1 से 0 2 बार हुआ, इसलिए 2 आ गया। फिर 1 से 1 कितनी बार हुआ? 1 से 1 केवल एक बार हो रहा है, इसलिए ये 1 आ गया। फिर 1 से 2 कितनी बार हो रहा है? 1 से 2 एक बार भी नहीं हो रहा है, इसलिए 0 आ गया। 1 से 3 एक बार भी नहीं हो रहा है, इसलिए 0 आ गया। फिर 2 से 0, 0 से 2 हुआ है, बट 2 से 0 नहीं हुआ, 0। 2 से 1, 2 से 1 यहाँ पे एक बार हुआ है बस, इसलिए 1। 2 से 2 नहीं हुआ है, तो इस इसमें तरीके से। 0 से लेके 3 तक होगी। हाँ, 0 से लेकर 3 तक की क्या? जो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी वैल्यूज है वो सब 0 से लेके 3 के बीच में, तो इससे ऊपर की वैल्यू नहीं हो सकती। इसके ऊपर की वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है 4x4 का, इसलिए ये इतना बता रहा हूँ। ठीक है, वैल्यूज जो है वो 0 से लेकर 255 तक की पूरी हो सकती है ना? ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है बेटा, ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है, और उसमें 0 से लेकर 255 तक की सारी वैल्यू होती है। जीएलसीएम का भी एक बहुत बड़ा ही मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, बट एग्जाम्पल में अगर मैं 4x4 का ले रहा हूँ, इसलिए आपको ये 0 से लेकर 3 तक का दिखा रहा हूँ। वैल्यूज हो सकती है,
सारी हो सकती है, 0 से लेकर 255 तक की सब हो सकती है, ठीक है। 0 से लेकर 255 तक की सारी वैल्यूज हो सकती है। तो ये समझ में आ गया। ये जब इस तरीके से हम पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, तो ये जीएलसीएम के कोरिलेशन वाले पैटर्न बनेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस पेयरिंग को ना लेते हुए ये अपन हॉरिजॉन्टली पेयरिंग के हिसाब से जब बनाए मैट्रिक्स, तो जीएलसीएम फीचर नंबर 1, जब मैं डायगोनल बनाऊंगा तो फीचर नंबर 2, फिर वर्टिकल बनाऊंगा तो फीचर नंबर 3, और जब इनवर्ट डायगोनल बनाऊंगा तो फीचर नंबर 4। ऐसे 4 टाइप के फीचर्स निकालते हैं जीएलसीएम में, जो मैं अभी इसके लास्ट वाली स्लाइड में बताया था। 4 टाइप के, होमोजेनिटी था, कोरिलेशन था, और ऐसे 4 टाइप के फीचर्स होते हैं जीएलसीएम में, ठीक है। एक सेकंड, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, एक सेकंड है, ये बंद ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। ठीक है, बंद हो गया, ठीक है। तो जीएलसीएम कैसे निकलता है ये मैंने आप लोगों को अभी बताया, ओके। तो ये समझ में आ गया फीचर्स कैसे निकलते हैं। अब मैं एसवीएम बेस्ड आपको डिटेक्शन ये बता रहा हूँ, एसवीएम, ठीक है। जीएलसीएम हो गया, अब इसको बस समझ लेते हैं कि एसवीएम क्या होते हैं। ये वाला स्लाइड मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, है ना। एसवीएम, नाइव बेस्ड, ये सब क्लासिफिकेशन की मेथड्स है, ठीक है। तो फीचर्स तो हम देख लिए। अब देखो एसवीएम क्या होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है, इधर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल, सुपरवाइज्ड होता है ऑब्वियसली। यहाँ पे जो ब्लू डॉट्स है, इस डायग्राम में जो ब्लू डॉट्स है ना, वो किसी क्लास 1 के फीचर्स के डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब क्लास 1 के हमने फीचर्स निकाले। ये जो ये वाला जो आपके कौन से ऑरेंज कलर के ट्राइंगल्स है, ये क्लास 2 के। तो अलग अलग क्लास को कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो उनके फीचर्स में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अगर इस टाइप से हमारे फीचर्स निकले हैं ना, कि ये किसी क्लास 1 के फीचर्स ऐसे आए, सपोज करो एलिफेंट क्लास था, उसके ये फीचर आए, लॉयन क्लास के ये फीचर आए, तो ये एलिफेंट के हैं, ये लॉयन के फीचर्स हैं। तो अब इनको सपोर्ट वेक्टर मशीन कैसे बनाएगा, कैसे एस्टिमेट करेगा, ये हमें देखना है। तो देखो, सपोर्ट वेक्टर मशीन टेक्स दिस डाटा पॉइंट्स एंड आउटपुट द हाइपर प्लेन। क्या बनाता है, इनके बीच में हाइपर प्लेन बनाता है, मतलब इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करता है, हाइपर प्लेन, ठीक है। विच इज इन 2 डायमेंशन सिंपली अ लाइन, है ना। हाइपर प्लेन एक सिंपल एक लाइन होता है, जो इनको सबसे बेस्ट तरीके से सेपरेट करे। बेस्ट तरीके से सेपरेट करना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कि बेस्ट तरीके से सेपरेट कैसे करें। तो हाइपर प्लेन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो लीनियर प्लेन हो सकते हैं, ठीक है, और एक नॉन लीनियर हो सकते हैं। तो अगर लीनियर है तो इसको अपन बोलते हैं लीनियर कर्नल मेथड, ठीक है। और नॉन लीनियर है तो रेडियल कर्नल मेथड, ठीक है। तो रेडियल कर्नल मतलब जहाँ पे हाइपर प्लेन सीधी तरीके से नहीं बन सकता। अपन देखते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन में ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या बता रहा है हमें ये समझना चाहिए। ब्लू डॉट इज द फीचर्स, फीचर बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी टाइप से फीचर एक्सट्रैक्ट किए क्लास 1 के, और जो ये आपके ऑरेंज ट्राइंगल है वो क्लास 2 के फीचर। तो ये डायग्राम देखो, ये बहुत अच्छे से समझाएगा लीनियर हाइपर प्लेन। अगर मैंने ये वाली ब्लैक, सॉरी ये वाली जो है ना ब्राउन, ये क्या बोलते हैं, ग्रे कलर की जो लाइन है, अगर मैंने इस तरीके से हाइपर प्लेन बनाया तो भी ये भी सही था, है ना, ये सही था। और एक ब्लैक कलर का बनाया तो ये भी सही था, ठीक है। तो अब मैं इनमें से कौन सा वाले को बेस्ट हाइपर प्लेन बना, मतलब ये एसवीएम का काम क्या है, ऐसे बहुत सारे हाइपर प्लेन बना बना के देखता है, ठीक है। हाइपर प्लेन बना बना के देखता है। तो अगर सपोज करो ये जो मैंने ये वाला, हमें क्या करना है भाई, क्लासेस जितनी ज्यादा एक दूसरे के साथ में डिफ्रेंशिएट कर सके, है ना, मतलब क्लासेस के बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा हो, हमारा क्लासिफिकेशन उतना बेटर होगा। ये तो हमें बात बिल्कुल ही समझ में आ रहा है कि भाई क्लास 1 के फीचर्स और क्लास 2 के फीचर्स के बीच में जितना डिफरेंस होगा, है ना, क्लासेस को रिकॉग्नाइज करना उतना बेटर होगा।
तो हाइपर प्लेन कैसे बना रहे हैं? तो अगर मैंने ये ग्रे कलर वाला हाइपर प्लेन लिया तो इसमें देखो कि क्लास से ये जो अपना ऑरेंज ट्रायंगल क्लास से जो डिफरेंस था वो बहुत कम मार्जिन से था, और ऊपर भी देखो ये ब्लू वाले से इसका मार्जिन बहुत कम था। ठीक है, तो ये जो ग्रे कलर का अपन ने हाइपर प्लेन बनाया, अगर इसमें मार्जिन कम है, ठीक है, तो एसवीएम किसी भी एक लेवल से स्टार्ट करता है, अगर इसमें मार्जिन कम है तो वो दूसरा बना के देखते हैं, फिर तीसरा बना के देखते हैं, ऐसे कई सारे हाइपर प्लेन बना के देखता है एसवीएम, और किस हाइपर प्लेन को बेस्ट मानता है जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन मिल जाए। तो ये जो ब्लैक कलर का लाइन ड्रॉ किया है ना, ये भी सेपरेट करा, ये वाली लाइन भी सेपरेट करी थी क्लासेस को, ये लाइन भी सेपरेट करी, बट इस लाइन की सेपरेशन में क्या स्पेशलिटी है कि इस लाइन से जो भी क्लोजेस्ट अपना फीचर वाला इमेज है ना, उसका मार्जिन, और इधर भी जो क्लोजेस्ट है इस पर्टिकुलर ब्लैक लाइन से जो क्लोजेस्ट है उसका मार्जिन लार्ज है। तो जितना ज्यादा मार्जिन के साथ में हम सेपरेशन कर सके, ठीक है, उतना बेटर होगा। तो एसवीएम हाइपर प्लेन्स डेवलप करता है सेपरेट करने के लिए क्लासेस के फीचर्स के बीच में, है ना, या क्लासेस के फीचर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए उनके बीच में एक हाइपर प्लेन बनाता है एसवीएम। ठीक है, और हाइपर प्लेन बनाने का इसका रूल क्या है? हाइपर प्लेन इस तरीके से बनाना है कि जो भी दो क्लासेस को सेपरेट कर रहे हैं उनके बीच में जो सबसे क्लोजेस्ट क्लास के फीचर्स हैं उनका मार्जिन जितना ज्यादा हो सके, जितना पॉसिबली ज्यादा मार्जिन बना सके उतना मार्जिन बनाएगा। ठीक है, ये लीनियर हाइपर प्लेन है। ठीक है, ये एसवीएम का काम है। तो एसवीएम एक मेथड है जिसमें अपन हाइपर प्लेन बना बना के क्लासेस को सेपरेट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करने का एक नया तरीका है ना। दूसरा तरीका, हाँ बोलो। सर अगर मार्जिन बढ़ानी है तो हम सबसे राइटेस्ट वाला ट्रायंगल जो है उसकी लाइन खींचते तो उसमें तो सबसे ज्यादा मार्जिन आती। इसकी कौन सी लाइन खींचते तो नहीं आती, यही बेस्ट है। ये सेकंड ट्रायंगल है ना ऊपर से ऑरेंज वाला। हम्म। हाँ, अगर अगर मैं ब्लैक लाइन से उसका परपेंडिकुलर खींचूं तो उसकी मार्जिन तो और बड़ी आएगी, तो उसको क्यों नहीं लिए? तुम उसका करके बता देना, ऐसा अगर खींच सको तो। देखो, मार्जिन ज्यादा आना चाहिए दोनों क्लास से, ऐसा हाइपर प्लेन बनाना है। ऐसा नहीं कि एक से बहुत ज्यादा हो जाए दूसरे से कम, और सबसे क्लोजेस्ट वाले से मार्जिन। ठीक है, मतलब अगर मेरा इससे मार्जिन देख लो, या इस यहाँ से इसको स्ट्रेट मार्जिन देखना है ना, यहाँ से जो मार्जिन देख लो, तो ये मार्जिन जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। सपोज करो यही वाला इधर से मान लेना, तो ये मार्जिन भी ज्यादा है। इसमें तो देखो, इसमें तो बहुत कम मार्जिन था ना। मार्जिन मतलब ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मार्जिन वो लेना है जिसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, मार्जिन अगर मैं ऐसी लाइन खींचने का बोल रहे तुम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अगर लाइन खींचूंगा तो भी इस फीचर और इन फीचर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो ज्यादा ही रहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल तो फिर ये इस क्लास को ही अलग कर देगा ना, ये क्लासेस को आपस में अलग नहीं करना, या इधर से खींचोगे तो ये क्लास की इस तरफ आ जाएगा। लाइन खींचनी तो ऐसी ही पड़ेगी, ब्लू को एक तरफ रखना है, ऑरेंज को एक तरफ रखना है। आप यहाँ से लाइन नहीं खींच सकते, या ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते, या इधर से लाइन नहीं खींच सकते, तो ये तो उस क्लास में चले जाएंगे। सर लाइन अगर शो कर, ब्लू और ऑरेंज के फीचर्स थोड़े बहुत मिलते हुए हो और वो एक दूसरे की जगह स्कैटर्ड हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑरेंज के फीचर्स स्केटर्ड हो या कुछ भी हो, बट ऑरेंज को लाइन के एक तरफ होने हैं सारों को, ब्लू वालों को एक तरफ होने हैं। मतलब उनके बीच में लाइन ऐसी होनी चाहिए जो दोनों को सेपरेट करे, ऑरेंज और ब्लू को, है ना। ये तो स्केटर्ड दिखाई रहा ना, देखो ये क्लोज है बट ये स्केटर्ड दूर है। सर अगर वो सेपरेट ना हो सके तो जैसे अगर थोड़ा सा ऑरेंज पार्ट इधर ब्लू के बता ऐसे भी कंडीशन आते हैं, ऐसा होता ही है ना। तो ये तो लीनियर कर्नल से अगर आप सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो ये पहली कंडीशन। आप देखो आगे देखो, ऐसी कंडीशन आ जाए, है ना, कि ये ऑरेंज के फीचर्स दिख रहे होंगे आप लोगों को और ब्लू यस। के। अब यहाँ पे तो मैं कोई भी पॉसिबल हाइपरप्लेन बना ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लीनियर हाइपरप्लेन नहीं बन सकता यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हाइपरप्लेन बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कर्व वाले या सर्कुलर बना सकते हैं ना, जिसमें कर्व इक्वेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल कर्नल। तो रेडियल कर्नल के एसवीएम भी बनते हैं। ये रेडियल कर्नल एसवीएम है जो इसको इस तरीके से सेपरेट कर देगा। तो ये सब भी कर सकते हो, है ना। क्लासेस किसी भी कैटेगरी में हो, आप लाइंस जो है ना वो एक इक्वेशन से 10 इक्वेशन से भी बना सकते हो ना, बस लाइंस ड्रॉ ऐसी होनी चाहिए।
हम कोशिश करते कि लीनियर से हो जाए, लीनियर से नहीं होता तो रेडियल करना पड़ता है। रेडियल में तो हमारे पास पूरी फ्रीडम है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी करो, बस आइडेंटिफाई करो, मतलब लाइन जो है वो इक्वेशन से डिफाइन हो जाए, बस उस टाइप की लाइंस बनाओ। वो इंक्लाइन मतलब कर्वी भी हो सकती है, पैराबोला भी हो सकती है ना, एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, क्लियर है ये? तो नॉन लीनियर में इस टाइप से लाइन हाइपरप्लेन बनते हैं। एक ये एग्जांपल देख लो, इसमें भी ऐसा हॉरिजॉन्टल हाइपरप्लेन भी बना सकते हो। तो ये यूजर जो है वो रेडियल कर्नल हाइपरप्लेन भी बना सकता है, रेडियल कर्नल हाइपरप्लेन भी बना सकता है। नॉर्मली हमें रेडियल ही बनाने पड़ते हैं, क्लासेस बहुत ही ज्यादा डिफरेंस वाली है ना, जैसे कि अ, एक क्लास है हमारा एलिफेंट का और दूसरा क्लास है हमारा मान लो ह्यूमन का, तो जमीन आसमान का अंतर है। इनके फीचर सब निकालोगे ना तो ये लीनियर लाइन से ही सेपरेट हो जाएंगे, जमीन आसमान का अंतर। बट सपोज करो कि एक क्लास है तुम्हारा टाइगर का और दूसरा क्लास है लॉयन का, है ना, या एक क्लास है टाइगर का और दूसरा क्लास है अपना जगुआर का, तो इनके बीच में जो लीनियर हाइपर प्लेन से सेपरेट करना ही बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उनके बहुत सारे फीचर्स ऐसे जो मैच करते हैं, कुछ ही फीचर्स ऐसे हैं जो नहीं मैच करते। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कई बार ये ब्लू डॉट इनके बीच में कहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो वो है चैलेंजिंग टास्क होते हैं, वहां पे एसवीएम वर्क नहीं कर पाता, तो उसके लिए फिर एसवीएम से भी हाई मेथड्स यूज करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब एसवीएम ऐसा नहीं कि हर जगह काम कर लेगा। एसवीएम जैसे अगर सपोज करो कि ये ऑरेंज डॉट्स है और यहीं पे एक दो ब्लू डॉट्स आते हैं, यहीं पे आ जाए, तो फिर कैसे क्लासिफाई करेंगे यार, फिर तो लाइन ऐसे ऐसे तो बना नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में अपने को फिर एसवीएम के अलावा डिफरेंट मेथड, जिसके नियरेस्ट नेबर मेथड है या न्यू बेस मेथड है, उनको यूज करना। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऐसे होते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका ये तो छोड़ो इसको। तो इस तरीके से आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन कुछ काम करता है। इसके बिहाफ पे हमें प्रोग्रामिंग करना है। मैं कल इसका एसवीएम बेस्ड क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा। ठीक है, मैटलैब पे। और फिर हमारा ये जो एक पार्ट है मशीन लर्निंग का, मैटलैब वाला पार्ट कंप्लीट होगा, फिर अपन मशीन लर्निंग को इस पे भी करेंगे, पाइथन पे करेंगे। ठीक है, और डीप लर्निंग का भी पाइथन पे करेंगे। तो मैंने मशीन लर्निंग का कुछ मेथड्स और कुछ कवर कर पा रहा हूँ, जितना कवर कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ बता दूं। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी और पूछ लो, मैं अटेंडेंस लोड कर रहा हूँ तब तक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और अदरवाइज मैं लेफ्ट कर देता हूँ।